आइए देखिए, आज मैं आपको CFT डिस्कस करने चल रहा हूँ। CFT इससे पहले हम लोग VBT पढ़ चुके हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसको वॉन ब्लैक और बीथी, वॉन ब्लैक एंड बीथी, इन्होंने इसमें क्या बताया, किस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है। वॉन ब्लैक एंड बीथी ने इसको एक्सप्लेन किया कि मेटल और लिगेंड के बीच में कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग कैसी है। समझिए ज़रा, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे आपने देखा कि साहब ये है K3FeCN6, राइट, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल है आयरन। इस आयरन के साथ में लिगेंड साइनाइड ने किस तरह से बॉन्डिंग की है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि साहब सेंट्रल मेटल आयरन और लिगेंड की बॉन्डिंग कैसी है। इसी को डिस्कस किया गया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, और इसी को डिस्कस किया जा रहा है CFT में। तो CFT का जो मेन एजम्पशन था, मेन पॉइंट है, वो ये है। समझिए ज़रा, वॉन ब्लैक बीथी ने क्या बताया। इन्होंने बताया कि साहब इसमें मेटल और लिगेंड, समझिए ज़रा, मेटल और लिगेंड दोनों को पॉइंट चार्ज मान लिया। क्या माना? पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज, मेटल भी पॉइंट चार्ज है और लिगेंड भी पॉइंट चार्ज है। लिगेंड चूंकि निगेटिव चार्ज माना, निगेटिव पॉइंट चार्ज माना, और मेटल को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज माना। यानी इसमें यह बताया गया कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है, दैट बॉन्डिंग इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन complex compound, in complex compound is pure electrostatic, pure electrostatic। यहां पर मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कोवेलेंट ना बता करके ये बताया गया कि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कहां पर अट्रैक्शन होता है? लिगेंड को नेगेटिव पॉइंट चार्ज माना और मेटल को पॉजिटिव माना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, राइट। अब देखिए जरा, हो क्या रहा है जब इसको नेगेटिव मान लिया। समझिए जरा, मेटल के केस में जो सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल में सेंट्रल मेटल हैव d ऑर्बिटल्स। इनके पास d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, और ये d ऑर्बिटल है कौन से? दे आर 5 d ऑर्बिटल्स। कौन से d ऑर्बिटल हैं? dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ध्यान दो बेटा, ये जो d सबसेल के 5 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें बताया गया कि ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz एंड dxz, इनको डिसाइड किया गया कि डिवाइड किया गया किसमें? दे आर T2G ग्रुप, T2G ग्रुप, एंड दीज 2 ऑर्बिटल्स आर डिवाइडेड इनटू Eg ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स। समझिएगा, जो 5d ऑर्बिटल्स थे, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स। T2G ग्रुप कौन से हैं? dxy, dyz, dxz। T2G ग्रुप, इनको एक और नाम कह सकते हैं आप, दे आर इंटरएक्सियल ऑर्बिटल, इंटरएक्सियल ऑर्बिटल। इनको इंटरएक्सियल क्यों कहा गया? क्योंकि इनके जो लोब्स हैं वो एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। And these 2 orbitals, Eg group of orbitals, they are called axial orbitals। इनको axial orbitals कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये orbitals एक्सिस के अलॉन्ग एग्जिस्ट करते हैं। अब जरा समझिए,
तो मेटल में जैसे मान लीजिए ये सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल के पास ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और लिगेंड्स जो यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल के पास, तो जब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से एक स्प्लिटिंग जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है जरा देखिए ध्यान से, आइए समझिए जरा। सपोज ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स, इन डी ऑर्बिटल्स कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किसको कहते हैं भाई? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं हम जिनकी एनर्जी सेम होती है। यानी इन 5 ऑर्बिटल्स की, कौन से 5 ऑर्बिटल्स थे? वही मैंने बताया अभी, T2G एंड EG ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स। इनकी एनर्जी सेम होती है, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब समझिए जरा, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल की तरफ, तो जो सेंट्रल मेटल में डी ऑर्बिटल्स होंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके पास जो डी ऑर्बिटल्स होंगे डिफरेंट, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सी हियर, दीज आर डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स इन सेंट्रल मेटल, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझिएगा। ये सभी डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं, सभी की एनर्जी सेम है, और लिगेंड्स जो आ रहे हैं, बॉन्ड अप्रोच कर रहे हैं, इसके पास पॉइंट नेगेटिव चार्ज, ये लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन है, या तो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव लिगेंड्स होंगे, और अगर न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में एक ऐसा एटम होता है बेटा जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। या तो Cn नेगेटिव है तो माइनस चार्ज पहले ही दिख रहा है हमको, और अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एक ऐसा एटम प्रेजेंट होता है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी पॉइंट नेगेटिव मान लिया, नेगेटिव चार्ज लिगेंड नेगेटिव है ही। तो जब कभी भी लिगेंड सेंट्रल मेटल के अप्रोच आता है, सेंट्रल मेटल के पास अट्रैक्ट होता है, तो इस नेगेटिव फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड और इस मेटल के बीच में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, उनके बीच में रिपल्सन स्टार्ट होता है। समझिएगा, इस मेटल के डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मेटल का भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, लिगेंड का भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। तो जब दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होंगे, उनके बीच में रिपल्सन स्टार्ट होगा, और उस रिपल्सन का इफेक्ट ये होगा, ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाती है, और इसी स्प्लिटिंग को क्या बोल देते हैं हम लोग? क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कह सकते हैं हम। तो इसमें यही इस थ्योरी में बताया गया कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिसमें मेटल को पॉइंट पॉजिटिव चार्ज माना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और लिगेंड पर पॉइंट नेगेटिव चार्ज माना, नेगेटिव फील्ड स्ट्रेंथ है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका रिजल्ट ये हो रहा है, ये जो डी ऑर्बिटल डीजेनरेट है, अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल लिगेंड आता है तो पहले ये डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है, सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल इंक्रीज होती है बेटा, ध्यान रखिएगा, सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल इंक्रीज होगी। तो दिस इज ग्राउंड स्टेट डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ डी सबसेल, और ये क्या है? ये एक्साइटेड स्टेट की है, एक्साइटेड स्टेट डीजेनरेट ऑर्बिटल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब क्या हुआ? लिगेंड मेटल के और क्लोज पहुंचा। अब जब लिगेंड मेटल के और क्लोज पहुंच रहा है, तो वहां पर अब डिसाइड करेगी ज्योमेट्री
कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है, किस तरह से लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल के अलोंग। तो बेटा दो चीजें हैं मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगर वहां पर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बन रहा होगा तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे 6, यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 6 कोऑर्डिनेशन। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी जो सेंट्रल मेटल है M, इस सेंट्रल मेटल M के पास 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं अलोंग दी, समझो बेटा, दिस इज सेंट्रल मेटल M, इसके पास 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, और ये जो 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे दे अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल अलोंग द एक्सिस। अब समझिएगा, दीज लिगेंड्स आर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। अभी जब ये लिगेंड्स, समझो बेटा, ये लिगेंड्स सेंट्रल मेटल के अलोंग, सेंट्रल मेटल को अप्रोच कर रहे हैं along the axis, then what will happen, what will happen भाई, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहां पर जो लिगेंड्स आ रहे हैं सेंट्रल मेटल के अलोंग, सेंट्रल मेटल को पास, दीज लिगेंड्स अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल along the axis। अब समझिए जरा, these are the axis, x axis, y axis and z axis। in octahedral complex, in octahedral complex, octahedral complex ligands approach to central metal, central metal along the axis। इसका मतलब हुआ कि ये जो 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में जो एक्सियल ऑर्बिटल थे कौन से थे, Eg, क्योंकि लिगेंड कहाँ रहे हैं, एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं, तो जो एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल होंगे उनमें रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा, तो ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है, द डीजेनरेट ऑर्बिटल विल बी स्प्लिट अप इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में स्प्लिट अप हो जाएगा। कौन से ग्रुप हैं, दे आर T2G एंड Eg। जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो T2G एंड Eg, समझिएगा जरा। T2G आर इंटरएक्सियल ऑर्बिटल, सही है, T2G आर इंटरएक्सियल ऑर्बिटल एंड Eg आर एक्सियल ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं इंटरएक्सियल ऑर्बिटल, इनमें रिपल्सन कम होगा बेटा, इनमें रिपल्सन कम होगा, और यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा Eg ऑर्बिटल में। क्यों, क्योंकि एक्सियल ऑर्बिटल है, एक्सियल ऑर्बिटल्स में रिपल्सन ज्यादा होगा। लिगेंड्स कहाँ आ रहे हैं, एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं, जब एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं तो एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स कौन से हैं, dxy, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा। और ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz एंड dxz, इनमें रिपल्सन कम फील्ड होगा, कम फील्ड रिपल्सन होगा, तो इनमें एनर्जी कम हो जाएगी। यानी जो 3 ऑर्बिटल्स हैं दे विल बी लोअर द एनर्जी एंड 2 ऑर्बिटल्स हैव हायर द एनर्जी। कहां से, दिस वन इज नोन एज, this one is called barycenter, this one is called barycenter। यानी barycenter से 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो गई है, और इस barycenter से 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा हो गई है। ये 2 ऑर्बिटल्स कौन से हैं, इनको कहा जाता है बेटा Eg ग्रुप, और इनको कहा जाता है T2G ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब समझिए जरा, जो इनके बीच का जो एनर्जी है, एनर्जी जो स्प्लिटिंग हुई है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसको बोलते हैं हम लोग, इसके बीच में जो गैपिंग हुई है, एनर्जी गैप, दे आर कॉल्ड 10dq,
इनकी एनर्जी गैपिंग होती है 10 DQ। DQ यूनिट है डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा के टर्म में, 10 DQ टोटल एनर्जी गैप होगा। और ये एनर्जी का बैरी सेंटर है, इस बैरी सेंटर से 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो गई है और 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई है, राइट। अब देखिए जरा, जब इनकी एनर्जी स्प्लिटिंग हो गई है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए जरा, यहां पर थोड़ा सा एक चीज और बताते हैं आपको, समझिए। इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो जो इनकी एनर्जी होगी, ये एनर्जी डिक्रीज हुई है। कितनी डिक्रीज हुई है समझिए जरा। ईच ऑर्बिटल दिस एनर्जी इज डिक्रीज बाय -4 DQ फॉर ईच ऑर्बिटल, and this orbital have increased the energy by +6 DQ। इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी +6 DQ बढ़ गई है और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी -4 DQ डिक्रीज हो गई है। यानी कहां से? बैरी सेंटर से। यहां पर एक टर्म आता है डेल्टा O, समझिए जरा। डेल्टा O बोलते हैं, कहीं के डेल्टा नॉट बोलते हैं। O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। डेल्टा O, ये जो डेल्टा O की वैल्यू है, आपको क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्प्लिटिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा O, या पूछते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ DQ। समझिएगा, अगर वो डेल्टा O के टर्म में या डेल्टा नॉट बोलते हैं लोग, लेकिन O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग बोलते हैं डेल्टा नॉट, तो नॉट इशू। डेल्टा O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। DQ यूनिट है डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, तो DQ यूनिट पूछ सकते हैं या फिर डेल्टा O यूनिट पूछ सकते हैं। अब समझिए जरा, तो जब डेल्टा O यूनिट में आप निकालेंगे, इसकी एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है वो इंक्रीज हो रही है -0.4 डेल्टा O, समझिएगा। और इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी प्लस में 0.6, समझो बेटा, प्लस में है 0.6 डेल्टा O। अब आपको ध्यान देना है कि किस टर्म में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अगर DQ यूनिट पूछी जा रही है तो -4 DQ प्लस 6 DQ, और अगर डेल्टा O यूनिट पूछा जा रहा है क्वेश्चन तो -0.4 डेल्टा O और प्लस 0.6 डेल्टा O। ये आया कहां से, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। भाई टोटल ऑर्बिटल कितने थे? 5 में से 3 तो इसके साथ आ गए। कितना बचा? ये बचा है 2/5, यानी इसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई 2/5। कितना हो गया? डिक्रीज हो गया, तो माइनस कर दिया, सॉल्व करोगे तो आएगा 0.4। आ गया नहीं आ गया डेल्टा O यूनिट में। और इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है कितने से? 3 की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। कितना हो गया ये? 0.3 बाई इंक्रीज वाले की देखो, इंक्रीज वाले कितना हो जाएगा? 3/5। जब 3/5, 5 में से 3 नीचे, 3 की वैल्यू लेके ऊपर निकल गया। कितना हो गया ये? 0.6 डेल्टा O। तो इसकी दिस एनर्जी डिक्रीज बाय 2/5 एंड दिस एनर्जी इंक्रीज बाय 3/5 डेल्टा O यूनिट में। तो किस टर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस पर ध्यान देना है हमको। डेल्टा O यूनिट में या फिर DQ यूनिट में। क्लियर? अब देखिए जरा, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा आपका। क्या? कि इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाए। जैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो बेटा यहां इलेक्ट्रॉन फिल करोगे कोई इश्यू नहीं, क्योंकि सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। दे ऑल हैव सेम एनर्जी। जब इनकी सबकी एनर्जी सेम है, तो हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल एंड हुंस रूल। हुंस रूल कहता है क्या? कि जब तक सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो जाएंगे, तब तक पेयरिंग नहीं स्टार्ट होगी। और अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? कि पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल हो जाएगा, उसके बाद हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल एंड हुंस रूल। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अफबाउ प्रिंसिपल अप्लाई करें या हुंस रूल, क्योंकि ये दोनों ही ऑर्बिटल किसके हैं? डी सबसेल के हैं। तो क्या दोनों की एनर्जी सेम हो गई? अब ये डिपेंड करता है बेटा पेयरिंग एनर्जी पर। ध्यान रखिएगा, क्या है पेयरिंग एनर्जी?
इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए जो एनर्जी लग रही है, ध्यान दीजिए जरा। इफ डेल्टा ओ यानी जो इसके बीच की एनर्जी गैप है इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी से कम है, इसका मतलब हुआ कि यहां पर हम इन दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल मानी जाएगी। और यहां पर इफ डेल्टा ओ इज लेस देन पी पेयरिंग एनर्जी देन electrons are filled according to Hund's rule। Hund's rule जरा समझिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मान लीजिए आपने कह दिया D4 कॉन्फ़िगरेशन है, कोई कॉम्प्लेक्स होगा उसमें D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे T2G1 सॉरी T2G3 और EG1। यानी इस केस में कैसे लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां 1 2 3 एंड 4। दिस इज द फिलिंग ऑफ T2G3 एंड EG1 किस केस में, इफ डेल्टा ओ इज लेस देन पी। और ये डेल्टा ओ लेस देन पी बताया जाएगा, आपको नहीं बताया जाएगा तो आप आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड्स, अभी डिस्कस करेंगे आगे हम। दूसरी कंडीशन क्या है, आइए समझिए। इफ डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, देन इलेक्ट्रॉन्स आर filled according to Aufbau principle, according to Aufbau principle। इसका मतलब क्या हुआ भाई, Aufbau principle। Aufbau principle क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने बताया अभी D4 कॉन्फ़िगरेशन है, अब D4 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, T2G4 हो जाएगा और EG हो जाएगा 0। क्या मतलब हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं आपको। अब आप 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, समझिए जरा। तो T2G4 यानी 1 2 3 4 यहां पर नहीं भाई, क्यों, क्योंकि जो डेल्टा ओ है, दिस डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, यानी ये डेल्टा ओ की इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो पेयरिंग एनर्जी से बढ़ गया है। तो ऐसे केस में हम क्या फॉलो करेंगे, ऐसे केस में फॉलो करेंगे ऑफबाउ प्रिंसिपल। और ऑफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल हो जाएंगे, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना, क्योंकि इसी से हम CFSE निकाल पाएंगे जो आगे बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। सी हियर, अब एक क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा है कि बेटा सर हम कैसे ये जान पाएंगे कि डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी है या डेल्टा ओ इज लेस देन पी है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, या तो आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, और अगर क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है तो आपको लिगेंड का नेचर जानना पड़ेगा। लिगेंड का नेचर क्या है समझिए, लिगेंड का नेचर क्या है। सी हियर, इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, in case of strong field ligand, strong field ligand, अगर strong field ligand है उस केस में क्या होगा, डेल्टा O इज ग्रेटर देन P होता है। इन केस ऑफ, आप कब मानेंगे कि वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, भाई कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कौन सा लिगेंड वीक फील्ड होगा, ये हमें कैसे मालूम होगा। तो ये देखना पड़ेगा हमको डोनर एटम क्या है। क्या है, इफ जनरली डोनर एटम इज जनरली कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, it is said to be strong field ligand। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। समझिए जरा कि अगर डोनर एटम
कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस मिलता है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वहां पर डेल्टा ओ क्या होगा, ग्रेटर देन पी होगा, और ग्रेटर देन पी हुआ इसका मतलब वहां पर अबव प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, राइट। दूसरा क्वेश्चन पॉइंट समझिए, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। अब जरा समझिए, अगर हम कहते हैं लिगेंड वीक फील्ड है, सी हियर, आपने कह दिया इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड in case of weak field ligand डेल्टा ओ इज लेस देन पी, यानी वहां पर डेल्टा ओ की वैल्यू पी से कम होगी, और जब डेल्टा ओ की वैल्यू पी से कम होगी वहां पर हुंस रूल का फॉलो किया जाएगा, और हुंस रूल तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। अब हम कैसे पहचानेंगे कि वीक फील्ड लिगेंड है, समझिए जरा। इफ डोनर एटम इज ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन, अगर डोनर एटम ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन होता है देन इट इज कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड, उसको हम वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। समझिए जरा, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए कि हमारे पास डोनर एटम क्या है, डोनर एटम कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस आता है तो उसको हम कह देंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर डोनर एटम ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन आता है तो वो वीक फील्ड लिगेंड होगा। इसी स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड से ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग डिसाइड कर पाएंगे। अब जाइए देखिए जरा, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड्स के क्या हैं और किस तरह से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की जाती है बेटा। आइए देखिए, जैसे आपने कह दिया Cn नेगेटिव, बेटा यहां पर Cn नेगेटिव में डोनर एटम इज कार्बन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आपने कह दिया NH3, डोनर एटम इज नाइट्रोजन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट। आपने कह दिया NO, डोनर एटम इज नाइट्रोजन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। CO, डोनर एटम इज कार्बन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जो डोनर एटम होगा, दैट डोनर एटम डिसाइड्स whether it is strong field और weak field ligand। आपने कह दिया H2O, डोनर एटम इज ऑक्सीजन, weak field ligand हो गया, this is weak field ligand। आपने कह दिया Cl, Br, I, हेलोजेंस, राइट। ट्राइफिनाइल फास्फीन, P, PH3, फास्फोरस, डोनर एटम फास्फोरस, weak field ligand। तो जहां भी डोनर एटम अगर कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस आता है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और अगर डोनर एटम ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन आते हैं तो वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे। सी हियर, अब देखिए जरा, जैसे आपने कह दिया FeH2O6 और आपने कह दिया यहां पर SO4। सी हियर, अब हमको देखना है कि इसमें किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में Fe, इसका एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओगे तो Ar4s2 3d6। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यानी यहां पर Fe +2 स्टेट में है, +2 स्टेट में है, इट मीन्स आपने यहां पर S में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, यानी इस कंडीशन में हो जाएगा ये 3d6, S से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा 4s0 हो जाएगा। यानी इस कॉम्प्लेक्स में D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये लिगेंड कैसा है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड है, यानी H2O के केस में आप देखोगे तो H2O जो होगा वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा O की वैल्यू क्या होगी, लेस देन P होगी, लेस देन P होगी। अब अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें, see here, this is the splitting। समझिए 6 इलेक्ट्रॉन डी में है, Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है तो 6 इलेक्ट्रॉन है
ये डिजेनरेट ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। यहां पर देखिए ये कौन सा ग्रुप है भाई, T2G ग्रुप, दिस इज EG ग्रुप। यहां पर कंडीशन क्या है, डेल्टा O इज लेस देन P। अब डेल्टा O इज लेस देन P है, इसका मतलब हुआ अबव प्रिंसिपल फॉलो होना है। और अबव प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 नाउ इट इज 6। ये केस हो गया किसमें, इस कॉम्प्लेक्स में। यहीं पर अगर हम कॉम्प्लेक्स ले लें K4 Fe CN6, इस कॉम्प्लेक्स में भी Fe ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे बेटा तो आएगा +2। यहां पर भी Fe +2 स्टेट में है, यानी आयरन के पास D में 6 इलेक्ट्रॉन ही है। जब D में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर क्या है, ये C है, Cl डोनर एटम कार्बन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। अब जब इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दूसरी कॉन्सेप्ट से होगी। कैसे होगी देखो बेटा, जरा इसको मैं ऊपर बनाता हूं, आइए समझिए। यहां पर जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे आप तो इसका कॉन्सेप्ट दूसरा बनेगा। डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हमको, हुंस रूल फॉलो होगा 1 2 3 4 5 6। देखिए इस केस में आपने बनाया था तो यहां पर आपको मिला था D6 कॉन्फ़िगरेशन थी, आपने बनाया था T2G4 और EG2। लेकिन यहां पर जब आप बना रहे हैं तो मिल रहा है आपको T2G6 और EG0। दिस इज द मेजर डिफरेंस हाउ यू कैन फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कॉम्प्लेक्स, दैट विल डिसाइड बाय नेचर ऑफ लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड के बेसिस पर हम इसमें निकालते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।